नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर से। आपको याद होगा 2 एपिसोड हमने किए थे, उसके बाद हमने कहा था तीसरा एपिसोड भी करेंगे। तो तीसरे एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आज राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी आज चर्चा का विषय है, क्योंकि एक आता था पिछले चुनावों में, देखिए 2019 के चुनाव में आया मोदी नहीं तो कौन, और राहुल गांधी को जिस तरह से पप्पू बनाने की कोशिश हुई, जिस तरह से उनके खिलाफ एक मीम बनाया गया, पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया पे भर दिया गया, व्हाट्सएप से लेकर के तमाम जगह, कि राहुल गांधी जो है बेसिकली मेंटली इमेच्योर है, रिलक्टेंट है पॉलिटिक्स को लेकर के, और देश की कोई समझ नहीं है राहुल गांधी को। इस तरह से प्लांट किया गया और राहुल गांधी को कहा गया कि ये जो है बेसिकली युवराज हैं, जो लगातार मोदी जी भाषण देते थे, युवराज हैं, इनको क्या पता है, और ये जो है परिवारवादी हैं, इनको थोपा जाएगा देश पे, ये तमाम तरीके की बात। लेकिन राहुल गांधी जो है, और मैं एक और बात करता हूँ कि राहुल गांधी का जितना अपमान किया गया सरकार के लोगों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या और लोगों द्वारा, संसद से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के मीडिया, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, तमाम जगहों पे जितने उनके बारे में, उनके खिलाफ बातें की गई, मुझे नहीं लगता किसी के बारे में इतनी बात की गई। लेकिन एक मुझे बड़ा राहुल गांधी में बहुत बढ़िया एक सुनहरा पक्ष दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी कभी निराश नहीं हुए, कमजोर नहीं पड़े, थके नहीं, वो लगातार लड़ते रहे, लगातार बोलते रहे और सच बोलते रहे। तो चाहे नोटबंदी का समय याद कीजिए, कोरोना काल का समय याद कीजिए, या बाकी अलग अलग मुद्दों पर बोलते रहे, और बोलते बोलते फिर जो है भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, 3500 किलोमीटर के करीब पैदल यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और पूरा का पूरा एक जो है सिनेरियो बदल गया। राहुल गांधी रातों रात जिसको कहिए, हालांकि लंबा वक्त लगा उनको यात्रा में, कई महीने लगे, लेकिन राहुल गांधी की छवि बदलती चली गई 2-4 दिन बाद। मुझे पर्सनली तौर पे यकीन नहीं था कि राहुल गांधी ये पदयात्रा कर पाएंगे, क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर था कि डेली चलते हैं, तो 20 से 25 किलोमीटर डेली चलना आसान काम नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव का हूँ, तो भी 20 किलोमीटर एक दिन तो चल लूंगा, लेकिन लगातार चलना आसान काम है। पैर दर्द करने लगेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आम लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, नमक की कमी, शक्कर की कमी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी चलते रहे और फाइनली उन्होंने निभा दिया, और उसके बाद कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की छवि बनी, और इसी बीच कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई, कांग्रेस की सरकारें बनी, और राहुल गांधी जो है एक सर्वमान्य नेता हो गए। कांग्रेस ने भी उनको अपना नेता मान लिया, और जो विपक्ष का गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, उसमें भी राहुल गांधी सबसे इम्पोर्टेंट नेता के तौर पे है। वो कहीं किसी का झगड़ा हो तो वो राहुल गांधी बीच में आते हैं और चीजें करते हैं। तो राहुल गांधी में अब संभावनाएं लोग देख रहे हैं कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, या उनके बारे में जो कहा जाता है। और राहुल गांधी जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह की छवि लेकर के चल रहे हैं, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें उनमें गांधी दिखाई पड़ते हैं, कहीं उनमें नेहरू दिखाई पड़ते हैं, कहीं आज का युवा दिखाई पड़ता है, जो अब कंसर्न रखता है आधुनिक समाज से, जो कंसर्न रखता है भारत के युवाओं से। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर प्रणाम। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। सर हमारे दर्शक बहुत खुश होते हैं आपको देख करके, आपको सुन, मतलब आपकी वजह से मुझे इतनी प्रशंसा मिलती है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सर आप रोज आए अगर, तो मेरी टीआरपी भी बढ़ जाएगी और कमाल हो जाएगा। मतलब मेरा घर से निष्कासन हो जाएगा। हम खुद सुनते रहते हैं, बहुत लोग हैं जो सुनते रह जाते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक क्या हो गया, हमारे इस मीडियम की प्रॉब्लम है या खासियत है, जो भी कहिए, कि बहुत लंबा लंबा लोग नहीं सुन पाते हैं, फिर वो चैनल बदल लेते हैं। वो धीरे धीरे असल में हैबिट की बात है ना, वो हैबिट नहीं है अभी मीडियम्स की जी, तो वो धीरे धीरे ही होगा, वो करेंगे जी। ऐसा नहीं। और आमतौर पे मैं चूंकि सिनेमा का हूँ, इसलिए सिनेमा में सबसे ये यूट्यूब को जो है सिनेमा की नजर से देखें, या हम तो पूरे ऑडियो विजुअल मीडियम को मानते हैं, चाहे चैनल हो, चाहे ये डिजिटल चैनल हो या जो हो, वो ऑडियो विजुअल मीडियम जो है उसमें सिनेमा सबका गुरु है। और सिनेमा बतलाता है कि टीआरपी कैसे बनती है, सिनेमा बतलाता है
क्या देखा जाता है और सिनेमा बतलाता है कि कैसे दिखाया जाना चाहिए। तो सर जो मोबाइल पे जो ट्रेंड रहा कि कहते हैं कि मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के वीडियो बनाइए, वो वीडियो ज़्यादा देखे जाएंगे और ज़्यादा रेवेन्यू उससे आएगा, क्योंकि देखने की जो ये है आवर समय है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। आप बड़े वीडियो बनाएंगे, कम लोग देखने आएंगे, 10 मिनट का एवरेज आएगा तो टीआरपी गिर जाएगी, इस तरह से माना जाता है। खैर, तो सर हम राहुल गांधी पे बात कर रहे थे। सर एक जो सवाल है, मैं उसी सवाल से शुरुआत करता हूँ, मोदी नहीं तो कौन, क्या इसका जवाब मिला है अब तक या नहीं मिला है? जवाब तो है जनता के बीच में, और वो कोई अमूर्त में नहीं है। कांग्रेस ने अब तक जो चुनाव जीते हैं खासतौर पर, और विपक्ष ने जो चुनाव जीते हैं, जहां पर भी विपक्ष यूनाइटेड रहा है और विपक्ष ने अपनी एकता बनाए रखी है, जो प्रमुख विपक्षी दल है उसने अपने दल के अंदर एकता बनाए रखी है, वहां मोदी नहीं जीत पाए। ये वास्तविकता है। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल से लगातार हारे हैं। वो पीक आवर्स से लेके अब तक सारे इलेक्शन हारे हैं। यही चीज अन्य राज्यों में भी लागू होती है। बिहार में भी सर, बंगाल में 2015 में हार गए मोदी जी। नहीं, मेरा कहना यह है कि बंगाल में नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की जी, 600-700 करोड़ रुपए खर्च किया इलेक्शन पर। पूरी की पूरी 5 स्टार होटल दो हायर कर ली गई 2 महीने के लिए। इसके बावजूद बंगाल की जनता ने एक सिरे से ठुकरा दिया मोदी को। सारा मीडिया खरीद लिया, कहीं कोई विपक्ष के नेता का एक बाइक दिखाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसके बावजूद जनता ने ठुकरा दिया। कर्नाटक लास्ट सबसे बड़ा जो लड़ाई का दंगल था वो कर्नाटक में हुआ। हिमाचल तो छोटा राज्य है, कर्नाटक में जो हुआ, कर्नाटक तो इंडस्ट्री का सेंटर है। कर्नाटक में जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पीछे से जनता निकल के भागी है, सारे दबाव के बावजूद, सारे ईडी के अत्याचार के बावजूद, उससे एक चीज साफ है कि नेता मोदी का विकल्प, वे नेता वे जनता के बीच में है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बहुत मतलब बेवकूफी भरा सवाल है। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी को आम जनता स्वीकार करती है कि नहीं करती है। अगर नरेंद्र मोदी दल बदल करना छोड़ दें, पैसे से खरीद फरोख्त विधायकों की छोड़ दें और जो रिजल्ट आए उन्हें ईमानदारी से स्वीकार कर लें खाली, तो आज की डेट में ही नरेंद्र मोदी की जो है वो स्थिति सबसे बदतर है। नरेंद्र मोदी की सारी दुकान टिकी हुई है विधायकों की खरीद फरोख्त पर। वोट की राजनीति में तो वो हार चुके हैं हिंदुस्तान में पहले ही। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आम जनता ने नरेंद्र मोदी को कभी भी अपना अनचैलेंज लीडर नहीं माना, किसी भी राज्य में नहीं माना। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार उन्होंने पूरी की पूरी विधानसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया, रिजल्ट आने के बाद दल बदल करा के। तो अगर नरेंद्र मोदी इस बात पर ही आमादा हो कि वो ये उनकी ताकत है, तो ये ताकत नहीं है उनकी। ताकत तो तब है जब वोट पड़े और वोट का परिणाम जब आए नरेंद्र मोदी चुपचाप स्वीकार करें। एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंबॉलिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट की देहरी का चरण स्पर्श करते हुए घुसे थे, साष्टांग किया था, साष्टांग आज की डेट तक। उसके बाद अब पार्लियामेंट उनके चरण स्पर्श कर रही है, नरेंद्र मोदी ने चरण स्पर्श करने बंद कर दिए। ये जो मतलब नरेंद्र मोदी की जो अपनी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को समझने की जरूरत है। उसमें क्या है कि वो मीडिया के जरिए एक हाइप बना के रखना चाहते हैं, मीडिया के जरिए ओपिनियन बना के रखना चाहते हैं। जनता में नरेंद्र मोदी के पक्ष में ओपिनियन नहीं है। ऐसा नहीं फ्री राशन बंगाल में नहीं मिलता था, ऐसा नहीं फ्री राशन कर्नाटक में नहीं मिलता था, फ्री राशन तो दिल्ली में भी मिलता था। दिल्ली में तो और भी भयानक चीज हुई जो कि नरेंद्र मोदी के लिए सबक है। नरेंद्र मोदी कोशिश करके थक गए, कोई विधायक बिकने के लिए तैयार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तो विधायक तोड़फोड़ भी हो गई
और भी कई राज्यों में करीब 1 दर्जन से अधिक विधानसभाओं में उन्होंने तोड़फोड़ करके अपनी सरकारें बनाई। महाराष्ट्र बड़ा उदाहरण है। हाँ, असल बात दूसरी है। असल बात यह है कि आप डेमोक्रेसी में बैलेट की पावर को मानते ही नहीं, जो कि नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए। राहुल गांधी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये नहीं कि राहुल गांधी की उम्र कितनी है, राहुल गांधी कितना ज्ञानी है। इंपॉर्टेंट चीज यह कि राहुल गांधी मत पत्र से जो जनता निर्णय देती है उसे सिरोधार्य करते हैं। लोकतंत्र में वह व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो वोट की जो महत्ता है, मतदाता की जो महत्ता है उसको स्वीकार करे। नरेंद्र मोदी के लिए मतदाता एक यूजर की तरह है, यूज एंड थ्रो। नरेंद्र मोदी ने एक यूजर से अधिक और यूज एंड थ्रो से अधिक मतदाता की कोई भूमिका देखी ही नहीं। और यह वो बुनियादी अंतर है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में रहने के बावजूद पिछड़ते चले गए। बड़े पैमाने पर उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया, करीब वो अब तक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक अपने विज्ञापनों पर खर्च कर चुके हैं। इतने पैसा खर्च करने के बावजूद स्थिति है कि सारे मीडिया घराने उनके अंडर में है, वो जैसा चाहते हैं वैसा प्रचार करते हैं। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को रोक नहीं पाए। सिर्फ एक चीज, लोकतंत्र में जैसा मैंने आपसे कहा कि जो व्यक्ति जनता के सामने नतमस्तक होकर जाएगा और उसके फैसले को मानेगा, हार हो या जीत हो, तय मानो वो लौट के रिवर्स करके आएगा। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे जनता के सामने जीत के बावजूद भी विनम्र भाव से नहीं जाते। हार के बाद तो खैर वो जनता की शक्ल नहीं देखते। जनता को धन्यवाद नहीं दिया है जहां जहां हार गए नरेंद्र मोदी। कर्नाटक की जनता को धन्यवाद नहीं दिया अभी तक उन्होंने। हिमाचल की जनता को धन्यवाद नहीं भेजा है कि आपने वोट दिया, आप हम जीते नहीं लेकिन आपका आभार है। एक सामान्य कटसी होती है डेमोक्रेसी में, इस कटसी और शिष्टाचार को मानना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब रिजल्ट आए तो हम उसे सिर झुका के स्वीकार करें। राहुल गांधी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, जो कि वो नहीं भी कर सकते थे, कोई दबाव थोड़ी था उनके ऊपर, उन्होंने जनता का जो भी फैसला आया उसे माना। वो 2014 का फैसला माना, वो 2019 का फैसला माना, तमाम विधानसभाओं का फैसला, इवन यहां तक के नरेंद्र मोदी ने जो जो किया उसके लिए उन्होंने संसद से लेके और बाहर तक आंदोलन का रास्ता चुना। उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना जो नरेंद्र मोदी ने चुना। हो ही सकता है ना, कांग्रेस तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विधायक नहीं खरीद सकती। नरेंद्र मोदी ये चीज भूल जाते हैं कि ये गेम तो एक जमाने में कांग्रेस का ही था। कांग्रेस तो इसकी मास्टर है, नरेंद्र मोदी तो अभी प्राइमरी स्टूडेंट है उसके। असल चीज जो है, जो कुछ पैराडाइम शिफ्ट है जिसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस अपनी पुरानी बहुत सारी गलतियों से उसने सबक लिए और वह जनता के फैसले को सिरोधार्य करके काम कर रही है। वो मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती। और ये एक दूसरा बुनियादी फर्क है। नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो मैनिपुलेशन पर टिकी हुई है, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है एंटी मैनिपुलेशन पर टिकी हुई है। और ये चीज जो है नरेंद्र मोदी को एकदम राहुल गांधी के सामने बौना बना देती है, चाहे कांग्रेस का मैं कहूं एक भी एमपी ना हो पार्लियामेंट में। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं, वो ये कि नरेंद्र मोदी को डिजिटल बहुत पसंद है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, डिजिटल डेमोक्रेसी बहुत पसंद है। नरेंद्र मोदी के सारे जितने भी शेर हैं वो डिजिटल में घूमते हैं, जमीन पर नहीं घूमते। कांग्रेस ने नई चीज की है जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटल प्रवेश और कॉन्क्रीट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया है। कांग्रेस बाकायदा डिजिटल पॉलिटिक्स कर सकती थी, डिजिटल स्लोगनबाजी कर सकती थी, डिजिटल में तमाम किस्म की चीजें क्रिएट कर सकती थी, लेकिन वो जानती है कि डेमोक्रेसी डिजिटल से नहीं बनती। तो कांग्रेस ने कॉन्क्रीट मुद्दे जनता के वो उठाए हैं, और नरेंद्र मोदी ने कोई कॉन्क्रीट मुद्दा उठाया ही नहीं पिछले 10 साल में।
ये एक तीसरा बहुत बड़ा फर्क है जो कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से अलगाता है। नरेंद्र मोदी एकदम वर्चुअल मुद्दों पर बात करते हैं। वो मुद्दा क्या है उनके लिए? रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन। कमाल है। विदेश में डंका, कोई वो भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन ही प्रचार के जरिए है। मतलब हालत इतनी खराब है कि सारी की सारी चीजें ऑनलाइन। तो भाई ये ऑनलाइन डेमोक्रेसी रख लो, ये नीचे की डेमोक्रेसी छोड़ दो। हम नरेंद्र मोदी के लिए एक सुझाव देना चाहते हैं, उनकी डिजिटल प्रवेश और डिजिटल पॉलिटिक्स को लेकर, डिजिटल डेमोक्रेसी को लेकर। नरेंद्र मोदी भारत की लोकतांत्रिक राजनीति को छोड़ दें और वो डिजिटल डेमोक्रेसी में रहे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चुनौती नहीं देगा। वहां वो राजा बने रहे, वो आराम से 15 ड्रेस बदले, कोई नुकसान नहीं है। डिजिटल चैनल शुरू किया है सर उन्होंने? नहीं, मैं कह रहा हूं एक नहीं, मैं कह रहा हूं 1000 डिजिटल चैनल शुरू करें। वो सिर्फ पार्लियामेंट से रिजाइन करें। संसद की राजनीति करना चाहते हो, संसद सदस्य बन के जाना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करना चाहते हो, तो ठोस राजनीति जरूरी है और ठोस मुद्दे जरूरी हैं। राहुल गांधी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ठोस राजनीतिक सवालों को, लोकतंत्र के जो प्रमुख सवाल थे उनको केंद्र में लाके खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश रही है कि ठोस जो राजनीतिक सवाल है वे केंद्र में नहीं आने चाहिए। अगर ठोस राजनीतिक सवाल केंद्र में नहीं आएंगे तो फिर ठोस डेमोक्रेसी कहां से आएगी? डेमोक्रेसी भी एकदम वर्चुअल होगी, वो भी डिजिटली होगी। नहीं, मुझे डिजिटल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मुझे रियल डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें ठोस प्रश्न हो और ठोस मनुष्य हो। वर्चुअल में तो एक तरह, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उससे आप समझ सकते हैं। आप याद कीजिए, एक जमाने में अन्ना ने बंबई में जब धरने का निर्णय लिया था, तो उन्होंने साहब इंटरनेट पर घोषणा की और फेसबुक पर दुनिया भर में लिखा कि लोग रजिस्ट्रेशन कराने, कौन कौन लोग धरने पे आएंगे। तो करीब 1,20,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया कि वो धरने पे आ रहे हैं कल। अन्ना ने उसी हिसाब से पूरे पार्क में सजावट कर दी साहब, पंडाल लगा दिए। अब वहां 5-7 लोग आए। अन्ना हजारे को 2 दिन बाद ही वो अपना धरना वापस लेना पड़ा। डिजिटल डेमोक्रेसी ये होती है। दर्ज किया 1 लाख से ऊपर लोगों ने, पहुंचे 5,000। तो अगर नरेंद्र मोदी को डिजिटल डेमोक्रेसी पसंद है, जैसा कि लगता है उनके हाव भाव से, उन्हें रियल डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। हिंदुस्तान रियल डेमोक्रेसी में रहता है, वो डिजिटल डेमोक्रेसी में नहीं रहता। और राहुल गांधी ने इस चीज को पिछले जो कई साल का जो उनका कैंपेन है, जाहिर है कि वो एक बहुत ही जैसे कहें कि कठिन और श्रमसाध्य चीज है। जब आप एकदम डिजिटल के अंधड़ में हो तो उसमें से निकाल के लोगों को रियल पे खड़ा करना थोड़ी सी मुश्किल चीज है। मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैंने खुद राजनीति की है। तो जब आदमी चीजों को ठोस रूप में नहीं देखते, वायवी तौर पर देखते हैं, तो उन्हें ठोस चीजों का आभास कराने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये चीज अब नरेंद्र मोदी को क्यों मुश्किल है? मुश्किल यहां है कि अब ठोस पॉलिटिक्स सामने खड़ी है और उसे दरकिनार नहीं कर सकते ये। तो क्या कर क्या रहे? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिस वायवी और डिजिटल जो है ना, मतलब माइंडसेट का। ये जो आज जो दिखाई दिया ना, वो उन्होंने 5 साल के लिए राशन फ्री दे दिया। क्यों? कैबिनेट की मीटिंग हुई, वित्त मंत्रालय की मीटिंग हुई, किसी ने बताया कि हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर उन्नति नहीं किया है, किसी ने बताया कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है या घटी है? कोई डिटेल्स नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई सर्वे नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक ठोस विकासमूलक योजनाओं का वायदा किया है और आपके पास में कोई वायदा नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अगर नरेंद्र मोदी एडेड ये करते कि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खाकपति हो, सभी नागरिकों को जितना वो महीने में खाते हैं फ्री राशन मिलेगा। मैं समझ में आती है मेरे में। नरेंद्र मोदी ने किया है वो जो वो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनके लिए
और ये बीपीएल वाला भी, अब मुसीबत क्या है, सेंसस आपने किया नहीं, बीपीएल एपीएल जी, हाँ नहीं आपने सेंसस किया नहीं। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दो कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया आपको, और नया जो डाटा आपके पास है नहीं, तो आप ये कैसे तय करेंगे कौन जो है गरीब है, कौन अति गरीब है, कौन उसके लायक है? आपने तो कोई डाटा ही तैयार नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है कि वे कोई डाटा नहीं चाहते, कोई विकल्प नहीं चाहते, वे ठोस प्रोपेगेंडा चाहते हैं। और प्रोपेगेंडा भी कैसा? इलॉजिकल। एक लॉजिकल होता है कि नहीं भाई बहुत गरीबी, आप कहिए लोगों से कि मेरे शासन में लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई। मैं पहला व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी का खुल के स्वागत करूंगा कि चलो आज इसने ईमानदारी से ये बात स्वीकार तो की। लेकिन आप ये बात नहीं कह रहे। कोई भी सरकारी नीति जब घोषित की जाती है तो उसके कारण बताए जाते हैं। नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं जो कि जब भी कोई सरकारी नीति घोषित करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो उसके कारणों को जनता को नहीं बताते, और यह सबसे खतरनाक चीज है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आपके पास में कॉन्क्रीट जानकारियां होती हैं, ठोस रूप में आपको सूचनाएं होती हैं, रीजन्स होते हैं, डाटा होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को न डाटा चाहिए न सूचनाएं चाहिए। नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए? उनको मूड आएगा। अब मूड आएगा उनका तो उनको लगेगा अच्छा 5 किलो अरे वो लोग 5 किलो नहीं, तुम 15 किलो कर दो। इसकी क्या गारंटी है? राजा भाव में है वो। जो आदमी बिना किसी लॉजिक के 5 साल के लिए राशन दे रहा है, क्या गारंटी है कि कल वो सत्ता में आने के बाद वो राशन बंद नहीं कर देगा? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये मेरा पूर्ण अनुमान है कि नरेंद्र मोदी राशन नहीं देंगे। तो हिंदुस्तान के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो राशन दे सके। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि किसी तरह से विधानसभा चुनाव में इज्जत बच जाए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बात की, और आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, और मुद्दा विशेष में इसी तरह हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे। कभी जगदीश्वर सर रहेंगे, कभी कोई और रहेंगे, कभी कोई और रहेंगे, और हमारी कोशिश है कि मुद्दा विशेष एक ऐसा कार्यक्रम बने आधे घंटे का, 40 मिनट का, जिसके माध्यम से हम खुद को एजुकेट करें, हम आसपास को अवेयर करें, आसपास को एजुकेट करें। क्योंकि एजुकेटेड समाज ही जो है एक बेहतर देश, एक बेहतर नागरिक बना सकता है। बहुत